लुक एट, देखो मैम, शाबाश बेटे। टीचर हैज शोन 3 सिचुएशंस ऑन द बोर्ड। ओके, तो देखते हैं कौन सा सेक्शन इसमें सही बताता है। राइट, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है? ए बॉय इज कैरिंग सम मास ऑन द हेड ऑफ हिज ऑन हिज हेड एंड मूविंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ जा रहा है। ओके, सेकंड केस में ये एक ब्लॉक है जिसको बच्चा जमीन पे बैठ के अपनी तरफ खींचता है। राइट, थर्ड सिचुएशन में ये पर्सन अप्लाइड फोर्स लगा रहा है और बॉक्स उधर को जा रहा है। तो टीचर क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं और यहां पर क्या पूछ रहा हूं? वर्क डन बाय पुलर, जो इस ब्लॉक को खींच रहा है। और यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं? वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब सभी में बताओ, तीनों सिचुएशंस में कौन सी सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव होगा? आउट ऑफ द 3 सिचुएशंस, इन विच सिचुएशन वर्क विल बी नेगेटिव? मैं चाहता हूं डैफोडिल के बच्चे आंसर दे। डैफोडिल, प्लीज स्विच ऑन द माइक। देयर इज अ पर्सन डैफोडिल में, हीरस, नो सॉरी, मनिंदर पाल कौर, मनिंदर पाल कौर, हर्षनप्रीत कौर, इन दोनों बच्चों में से कोई माइक पर आए और मेरे को बताए सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, तीनों में से नेगेटिव वर्क कहां पर होगा? देखो बेटे, अभी आपने प्रॉमिस करा था कि हमें आता है। चलो बैठो। लेट मी टॉक फ्रॉम रोज सेक्शन। रोज में एक बच्चा है, रोज में है दुपिंदर सिंह। दुपिंदर सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। रोज में से नहीं आ रहा बच्चा। सुखमन प्रीत कौर, प्लीज कम ऑन द माइक। रोज में से, रोज में से कौन सा बच्चा आएगा? सुखमन प्रीत कौर। Is there any teacher in the rose section? सुखमन बेटे बताओ, आउट ऑफ द 3 सिचुएशंस वेयर द वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, मैं अभी क्लियर करूंगा, बैठ जाओ। अब लास्ट में पूछ लेते हैं लोटस। लोटस में से एक बच्चा है अर्शवीर सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक। और एक और बच्चा है महेंद्र पाल सिंह, दोनों माइक पे आ जाए। महेंद्र पाल सिंह और अर्शवीर सिंह, लोटस। आप दोनों में ये बताना है पूरी सिचुएशन में वर्क डन जीरो कहां पर है? जीरो, वेयर इज वर्क डन जीरो? बेटे वर्क डन जीरो कहां पर है? मैं नेगेटिव नहीं पूछ रहा, इस बार जीरो पूछ रहा हूं। बैठो यार, दूसरा बच्चा नहीं आया। तो यहां से साफ पता लगता है कि अभी पिक्चर साफ नहीं है मेरे बच्चों। अब मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुन लेना। फाइनल पेपर में जरूर पूछेगा ये कुछ ना कुछ, कभी गलत नहीं करोगे। ध्यान से सुन लेना प्लीज। आप नहीं बता पाए बेटे, पहले हम इधर चलते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, जिस तरफ अप्लाइड फोर्स है उसी तरफ मोशन हो गया, मोशन भी उस तरफ हो गया। और मैं अगर अपने बच्चों से पूछूंगा बेटे फ्रिक्शनल फोर्स किधर है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, एफ का मतलब क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ। लेट मी इसको जरा क्लियर कर देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ का मतलब अप्लाइड फोर्स, और मोशन इधर को हो गया बेटे।
तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट यानी मोशन हुआ राइट साइड को और फ्रिक्शनल फोर्स हुआ लेफ्ट साइड को। तो टीचर ने क्या पूछा था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्लियरली लिखा हुआ है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब वर्क नेगेटिव होता है। ध्यान से सुन लो। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आपने देखना है फोर्स किस, कौन से फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब है वर्क विल बी नेगेटिव हियर बिकॉज frictional force is towards left side and displacement is towards right side. They are opposite in direction, opposite in direction. अगर कोई बच्चा मेरे से यहां ये पूछ लेता, ध्यान से सुनो, सेम सिचुएशन में मेरे से ये पूछ लेता, सर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बताओ, जो इस लड़के ने बॉक्स को धकेला है, अप्लाइड फोर्स पूछते तो आप क्या करते? तो मैंने कहा बेटा मैं कलर चेंज करके बताता हूं। अगर सेम सिचुएशन में वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स ना पूछ के बाय अप्लाइड फोर्स पूछा होता, अप्लाइड, तो मैं उस बच्चे को बोलता बेटे कैपिटल एफ भी उधर कोई है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर कोई है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तब तो जो होता है हमारा वर्क वो पॉजिटिव होता है, लेकिन फार्मूला वही लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। ये वर्क जो होएगा पॉजिटिव होएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब वर्क डन नेगेटिव होएगा और इसमें फार्मूला बनेगा एफ एस विद नेगेटिव साइन। देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं। जैसे कि ये अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड 10 न्यूटन का हो, 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का ही होगा लेफ्ट साइड पर। तो कहने का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों वर्क्स का आंसर सेम आएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा नेगेटिव होएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब आपको अच्छे से समझ आया? ओके। और दूसरी बात देखो, सेकंड सिचुएशन में टीचर ने क्या करा था? सेकंड सिचुएशन में टीचर ने ब्लॉक को रस्सी से बांध के इस पुलर को बोल दिया खींचो। तो जब पुलर उधर को खींचता है ना, अप्लाइड फोर्स किधर को लगा? इधर को। और ब्लॉक किधर को मूव करेगा? सर ब्लॉक भी तो उधर ही मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया लेफ्ट टू राइट, और एफ पुलिंग फोर्स भी किधर को हो गया? लेफ्ट टू राइट। और वर्क का फार्मूला किसके द्वारा पूछा हुआ है? पुलर। तो पुलर के द्वारा लगाया गया वर्क फोर्स यूज करेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय द पुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये जो वर्क होएगा बेटे हमारा, ये पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव। अगर वो हमें इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दे, हम दोनों को मल्टीप्लाइड करके बता देंगे कितने जाउल पॉजिटिव वर्क हुआ। ओके। अब सुन लो तीसरी बात, तीसरी बात सुनो। थर्ड सिचुएशन में मैंने ये नहीं पूछा वर्क डन बाय बॉय, मैंने बॉय के द्वारा वर्क डन या लेबरर जो ये काम कर रहा है उसके द्वारा वर्क नहीं पूछा, मैंने पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर ग्रेविटी का क्या मतलब? ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया, सर ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटी लगाती है वेट वाला फोर्स। वेट का फार्मूला क्या होता है? सर मास इनटू ग्रेविटी। तो मास की डायरेक्शन होती है कभी? नहीं होती सर। ग्रेविटी की होती है? हाँ जी सर, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है, जिसकी वैल्यू आप 9.8 याद करते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वही अकेली वेक्टर क्वांटिटी है इस फार्मूले में, तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वही वेट की डायरेक्शन है। ओके सर, समझ आ गया इसका। और वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की। इसका मतलब यह हुआ वेट के रूप में एक फोर्स लगा जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके सर। तो ये लड़का किधर को जा रहा है?
सर लड़का तो जमीन पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो लड़का जमीन पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो मैं इस पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट किधर को है? सर डिस्प्लेसमेंट तो इधर को है। तो इस फोर्स ने, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, उसने कितना वर्क करा अपनी डायरेक्शन में? सर उसने तो करा ही नहीं। अगर ग्रेविटी वाले फोर्स ने वर्क करा होता तो इस लड़के को जमीन में ऐसे खींच लिया होता, जमीन में खड्डा करके ये लड़का इसके फोर्स की तरफ खिंच गया होता। लेकिन लड़का तो जमीन पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ तो हुई नहीं। जिस तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, उस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं कि ये वाला? सर ग्रेविटी वाला ले रहे हैं। तो ग्रेविटी वाले फोर्स को क्या लेंगे? सर वेट ले लेंगे mg। तो वेट की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर उधर को थोड़ी जा रहा है लड़का, लड़का तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वर्टिकली डाउन तो जा ही नहीं रहा। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी भरेंगे? सर 0 भरेंगे। तो वर्क डन कितना हो गया? 0 जूल। तो देखो टीचर ने बिना कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करे अपने बच्चे को नेगेटिव वर्क भी समझाया, पॉजिटिव वर्क भी समझाया, जीरो वर्क भी समझाया। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया तीनों, कि कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा जीरो, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड ईमानदारी से। डेफोडिल, डेफोडिल आई वांट योर फीडबैक। लोटस, लोटस अगर आप सब समझ आ गया प्लीज फीडबैक दो, रेज योर हैंड। गुड, गुड बच्चे, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं ये भी नहीं कर, आपने क्लेम करा था हमें समझ आ गया, मैं उसमें भी आपका कसूर नहीं निकालता, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको चेक करना पड़ता है कि वाकई उनको समझ आया कि नहीं। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने चेक करा आपसे, फिर मैंने बाद में समझा। ओके, तो अब हम ना क्वेश्चंस करेंगे असाइन। अच्छा असाइनमेंट आपके पास है नहीं, तो मैं खुद से ही क्वेश्चन लिखूंगा, मैं खुद से ही क्वेश्चन लिखूंगा और आपके कई कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन है, ओके, कहता है ध्यान से सुनना बेटे। एक बॉय है, एक कौन है? बॉय, दिस इज योर बॉय। और एक गर्ल है, और एक गर्ल है, ठीक है, गर्ल। हमने देखना है इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। एक बॉय है, एक गर्ल है। सिचुएशन क्या है? पहले तो हमने क्या दिखाना है इनका, हु इज मोर पावरफुल, दोनों में पावरफुल कौन है ज्यादा। तो कोई बच्चा मूर्खतापूर्ण आंसर देता है सर बॉय ज्यादा पावरफुल है। अगर उसके बोले हैं कि बॉय तो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और गर्ल 10th क्लास में पढ़ती है, तो बताना कौन पावरफुल होएगा। तो ऐसा नहीं होता, तुक्के से जवाब नहीं देना होता, आपको पहले डाटा देखना है क्या। तो डाटा क्या है? डाटा क्या है कि जो बॉय है वो 8 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है, और 10 न्यूटन की फ्रिक्शन को अपोज करते हुए। तो बॉय के बारे में तो बताया हुआ है, ही कैन रन, ही कैन रन एट 8 मीटर पर सेकंड, अपोजिंग कॉमा करके, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ हाउ मच, 10 न्यूटन। तो हमने कहा ओके, गर्ल का भी बताओ। तो गर्ल के बारे में उसने बताया, गर्ल कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो गर्ल के बारे में बता रहा है, शी कैन रन एट 3 मीटर पर सेकेंड। सर कार्डबोर्ड,
at 3 meters per second, comma, opposing a force of 25 Newton, frictional force of 25, a frictional force. उधर भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। शाबाश। तीनों क्लासों में से जो बच्चा मेरे को बता देगा ना ये कैसे करना है, आई विल से दैट सेक्शन इज बेस्ट। तीनों सेक्शनों में से माइक पर आकर कोई बच्चा अगर ये बता दे कि ये सर ऐसे होएगा क्वेश्चन, तो वो सेक्शन बेस्ट है। और पूरे स्कूल को शाबाश है मेरी तरफ से, पूरी 9th क्लास को, अगर एक भी बच्चा बताए। देखो अब इतनी बड़ी बात कही है बेटे, अब तो कम से कम किसी एक बच्चे को तो उठना चाहिए। तो nobody is coming from rose, nobody coming from daffodil। लोटस का सेक्शन काफी बड़ा है, शायद कोई बच्चा आ जाए। लोटस में भी कोई बच्चा, शायद एक बच्चा हौसला कर रहा है, नहीं कर रहा। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं। एक्चुअली में बच्चे को पावर कंपैरिजन करनी है, पावर, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, वो बोलेगा सर पावर ऑफ द बॉय ऊपर लिखते हैं, पावर ऑफ द बॉय गर्ल नीचे लिखते हैं, तो दोनों में से रेशो निकालते हैं। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 आ गई तो लड़का पावरफुल है, अगर ये लेस देन आ गई तो गर्ल पावरफुल है। मैंने कहा ओके, अब ये बताओ कि पावर का फार्मूला क्या होता है। बच्चा कहता है सर पावर का फार्मूला तो हमें टीचर ने सिखाया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो मैंने कहा बेटे वर्क की यूनिट क्या होती है, सर जाउल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सर सेकंड। तो मैंने यहां तो जाउल में कोई चीज ही नहीं दी, ये मीटर पर सेकंड में है, ये न्यूटन में है, ये न्यूटन में है, और ये मीटर पर सेकंड में है। और आप कह रहे हो वर्क निकालने के लिए पावर अपॉन, वर्क अपॉन टाइम करना पड़ेगा पावर निकालने के लिए। तो मैंने तो दिया ही नहीं, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल और सेकंड की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो मैंने तो कुछ दिया नहीं, आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन। इसीलिए आप में से कोई बच्चा माइक पे आया नहीं, जिन बच्चे के माइंड में इतना आ भी गया था। अब सुनो इसका सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम साइड पे थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं, बेसिक्स, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने अपने बच्चे को बोला कि बेटे आप मेरे को बता सकते हो पावर का बेसिक फार्मूला क्या कराया स्कूल में। सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कितने टाइम में करा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अब मेरे को ये बता सकते हो वर्क का अपना फार्मूला क्या था। सर मैम ने करवाया था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फार्मूला वहां रख देते हैं। सर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा अभी देखते हैं। तो जब मैंने इसको रखा एफ एस और नीचे टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम की अलग से रेशो बना दी। देखो बात वही है, सिर्फ डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस ब्रैकेट की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो पावर का फार्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो सर हमें तो ये फार्मूला पता ही नहीं था, तो बस फिर यही कमजोरी थी। एक तो ये याद करो आप पावर का फार्मूला, एक ये भी याद करो पावर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन सर यहां अप्लाइड फोर्स तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। अभी अभी टीचर ने क्या बोला था, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से मामूली सा ज्यादा होता है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग।
एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, इसलिए पावर का फार्मूला अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स और वेलोसिटी का भी होता है। याद रहे, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हो 100 न्यूटन, एग्जांपल दे रहा हूं 100 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स होता है 100.0000001 न्यूटन, इतना सा फर्क होता है बस। तो इसका मतलब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब पावर का एक तीसरा फार्मूला भी बता दिया आपने, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी। यस, ऊपर वाला फ्रिक्शनल, ऊपर वाला है अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी। यस, टॉप वाला वर्क अपॉन टाइम। तीन फार्मूले लगा दिए, तीनों पे स्टार लगा दिया, और समझदार बच्चे ने याद भी कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जब हम चले गए तो हमने क्या देखा कि अगर पावर बॉय की है और गर्ल की है, तो बॉय की फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी, और गर्ल की फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है और वेलोसिटी कितनी है। तो बॉय का डाटा इधर से भर देते हैं, 10 × 8। गर्ल का इधर से भर देते हैं, 25 × 3। तो आपने देखा ये तो आ गया 80/75। तो इसका मतलब पावर ऑफ द बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ द गर्ल, ये देखो न्यूमरेटर लार्जर है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। इसको इधर ले जाओ, तो पावर ऑफ द बॉय इज ग्रेटर देन पावर ऑफ द गर्ल। तो अगर आपका इतना बेसिक आपको आता होता, ये तीनों फार्मूले पता होते पावर के, तो इतने बच्चे बैठे होंगे लगभग 50 + 25 + 50, 125 बच्चों में से कोई तो आता अगर इतना बेसिक होता। अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया। अगर वाकई समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। लोटस, डैफोडिल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर मैं इतने ध्यान से सुना आपने, रोज में सिर्फ एक सेक्शन है, सेंट्रल लाइन में सरदार बच्चा बैठा अकेला, उसका हाथ छोड़ के पूरे स्कूल को समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे को नहीं समझ आया। एनी हाउ, मेरा एज ए टीचर पर्पस पूरा होता। अगर वो पूछता दोबारा तो मैं वो भी बता देता। तो इसका मीनिंग ये, एक बात और बेटे, क्योंकि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आ गया, अगर मैंने स्कूल के अंदर खड़ा होता क्लास में तो मेरा दिल खुश हो गया था कि इतना ध्यान से बच्चे ने सुना, और सभी बच्चों को 5 स्टार का एक एक चॉकलेट बांट दिया होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान से सुन। तो आप ये समझ लो कि मैं थ्रो कर रहा हूं 5 स्टार चॉकलेट, चॉकलेट, कैच इट। वेरी गुड। इनडायरेक्टली आई एम जस्ट प्रेजिंग ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड अटेंशन। वेरी गुड बेटे। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं छांट के कराऊंगा ताकि, यस, ये देख, ये है एक रिजिड स्पोर्ट, रिजिड स्पोर्ट, RIGID, रिजिड स्पोर्ट, SUPPORT। ओके, इस रिजिड स्पोर्ट से ये हॉरिजॉन्टली एक स्प्रिंग लगा रखे, 1 2 3 4 5 ऐसे स्प्रिंग लगा, हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं या छत से लटका भी सकते हैं। ये स्प्रिंग की नॉर्मल शेप है। ओके, तो मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया, 1 2 3 4 5, और ये यहां पहुंच गया। तो मैंने इस पे ये अप्लाइड फोर्स लगा दी। अप्लाइड फोर्स कितना बेटे, कैपिटल F कह देते हैं चलो। और पहले इसकी लंबाई यहां तक थी, अब इसकी लंबाई यहां तक होगी, तो दोनों के बीच में गैप आ गया X।
जानते हो इस एक्स को क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, योर अटेंशन, क्वेश्चन। ऐसा करने से स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा? उस एनर्जी का फार्मूला क्या है और उस एनर्जी का नाम क्या है? इसका आंसर कौन बताएगा? स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इट्स नॉर्मल शेप इज चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन कलर टू येलो कलर। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? टेंशन आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर नहीं बोल रहा, मैं अंदर अंदर बोल रहा हूं। हाँ जी बोलो। टेंशन एनर्जी। एक बच्चा रोज में से बिल्कुल सही जवाब दे गया है। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दैट। रोज में से एक बच्चे ने सही जवाब दिया। और मेरा दिल खुश हो गया इस बच्चे का। हाइट भी बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटे आपका? व्हाट योर गुड नेम? जसकीरत सिंह। जसकीरत सिंह। आपने मेरे को 2 बार खुश करा, एक बार सही आंसर देकर और एक अपनी अच्छी हाइट दिखाकर। कम से कम 6 फीट तो तुम हो ही हो। वेरी नाइस। और कोई बच्चा डैफोडिल में? डैफोडिल में कोई बच्चा? डैफोडिल, डैफोडिल रोज से हार गया। ओए होए। लोटस, लोटस, लोटस में कोई बच्चा जो रोज का मुकाबला कर सके? एनी बॉडी इन द लोटस हु कैन compete the rose section, because Rose has correctly answered correctly. Rose has answered correctly. Anybody बेटे लोटस में से? लोटस में तो अल्टीमेटली एक ही क्लास जवाब दे सकी, रोज दे सकी और सही दिया। शाबाश। अब हम इसको समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रोज सुनना बंद कर दे। अब ध्यान से सुनना, मैं इसके बिना भी बहुत सारी चीजें बता दूंगा जितना आपने आंसर बताया। नंबर 1, ये जो स्प्रिंग ऐसे खींचता है, इसमें हमने जो स्ट्रेचिंग करी, ये स्ट्रेचिंग करने के लिए हमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा भी लगाना पड़ सकता है, कम भी। डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग के ऊपर का मतलब स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है? क्या वो कॉपर का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है? क्या वो लोहे का बना है? दूसरी बात, मोटी तार का बना है, पतली तार का बना है? तीसरी बात, उस स्प्रिंग को बनाने के लिए हीट की मदद ली है कि नहीं ली? ये 3 बातें होती हैं। उस चीज पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड बनेगा। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करना या खींचना दोनों हार्ड हो, तब हम कहते हैं, दोनों में अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगे, तब हम कहते हैं कि उसका के बहुत ज्यादा है। इस के का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर, सॉरी स्प्रिंग फैक्टर, FACTOR, स्प्रिंग फैक्टर। और इसका नाम एक और भी होता है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, देखो 2 नाम होते हैं इसके। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। स्ट्रेचिंग की यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर इसको स्प्रिंग को अंदर को दबा देते, कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन की यूनिट भी क्या होती है? मीटर। जितना के ज्यादा होएगा उतना स्प्रिंग का स्टिफनेस फैक्टर ज्यादा होगा। स्टिफनेस फैक्टर यानी हार्डनेस, स्टिफनेस फैक्टर भी ज्यादा होगा। उसको खींचना और दबाना मुश्किल होगा। अब खास बात, जब किसी बॉडी की नेचुरल शेप को फोर्स लगा के उसकी नेचुरल शेप को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उसको डिस्टर्ब करने में जितना हमने फोर्स लगाया वो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चा मेरे से पूछेगा, सर डू यू मीन कि इस स्प्रिंग को खींचने में जितना फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करी स्ट्रेचिंग के रूप में, तो ऐसा करने से जो वर्क किया
तो क्या वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया? आंसर इज यस. Whatever the force is done in stretching the spring, that has been stored in the spring as its potential energy, because potential energy is not only because of height, it is also stored in the body when natural shape of the body is changed. Natural shape कैसे चेंज होती है? किसी बॉडी को खींच दो, किसी बॉडी को दबा दो, किसी बॉडी को मरोड़ दो, किसी बॉडी को बेंड कर दो. बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग. ओके. अब इस केस में पहली बार पहला आंसर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो आप. ध्यान से सुनना. हाफ एफ एक्स, ये लगा सकते. कितना अप्लाइड फोर्स लगाया और कितनी स्ट्रेचिंग. नोट कर लो अगर नहीं पता ये फॉर्मूला. और दूसरी बात, बच्चा कहता है सर अगर स्ट्रेचिंग ना हो, कंप्रेसिंग हो, कंप्रेसिंग एक्स कंप्रेस कर दिया हो, तो ये फार्मूला स्ट्रेचिंग पे भी एप्लीकेबल है, कंप्रेशन पे भी एप्लीकेबल है. स्ट्रेचिंग पे भी एप्लीकेबल है और कंप्रेशन पे भी एप्लीकेबल है. अगर एक्स कंप्रेशन हो गया तो लगा. कभी कभी क्या होता है, फोर्स की वैल्यू दी नहीं होती पेपर में, एक्स की वैल्यू दी होती है और के की वैल्यू दी होती है. तब मेरे बच्चे एक और फार्मूला लगा सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये भी लगा सकते हैं. ठीक है. वैसे अप्लाइड फोर्स, कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग और फोर्स कांस्टेंट, ये तीनों इस फार्मूले से लिंक्ड होते हैं. ये भी नोट कर लो. फोर्स इज इक्वल टू के एक्स. जब किसी चीज के आगे डबल लाइन लगाई जाती है, उसका मतलब है प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाता है कि प्लस है कि माइनस, क्योंकि स्ट्रेचिंग में एक्स पॉजिटिव होगी और कंप्रेशन में एक्स नेगेटिव होगी. लेकिन ये फार्मूला दोनों पे लगता है, इसलिए मैंने मॉडुलस ले लिया. मॉडुलस का मतलब प्लस और माइनस को छोड़. ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, इस एफ को अगर आप यहां पुट करो तो यही फार्मूला दोबारा बन जाएगा. जिन बच्चों को स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग वाला आर्टिकल एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर है, समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. फीडबैक चाहिए, फीडबैक चाहिए. लोटस से नहीं पता लग रहा. लोटस के बच्चे, जिनका हाथ नहीं खड़ा उनको मैं माइक पे बुलाता हूँ. तो ओके ओके, फटाफट खड़ा कर दिया कि हमें ना बुला लें सर. थैंक यू, थैंक यू. डाउन डाउन डाउन. शाबाश. इस तरह से न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करे बिना मैंने बस 5 मिनट. मैंने आपको ये समझा दिया. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुना. एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, लास्ट आई आज का. ओके, योर अटेंशन. मान लीजिए हमें ये बोलता है कि एक रॉड है. हमने कहा जी रॉड तो ठीक है आपकी, इसकी लेंथ कितनी है? कहता है इसकी लेंथ है 3 मीटर. हमने कहा ओके सर. कहता है ये रॉड जमीन से सर्टन हाइट पर है. हमने कहा सर कितनी हाइट पर? कहता 4 मीटर. ओके. कहता है इस रॉड का मास भी देता हूं आपको मैं, 2 kg. हमने कहा ठीक है सर. कहता है ये रॉड जमीन से, ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट मेंटेन करते हुए फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड, और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. हमने कहा सर ठीक है. कहता है इस रॉड की मैकेनिकल एनर्जी बताओ. मैकेनिकल एनर्जी कितने जूल होगी? है कोई बच्चा क्लास में जो बता सके? डैफोडिल, रोज,
लोटस। कितने अच्छे अच्छे फूलों के नाम लिखे हुए हैं, और तुम देखो फिर क्या करते हो यार। ओके, अब मैं जब ये बताऊंगा ना, तुम कहोगे ओ सर ये तो हम कर सकते थे। देखो, जब भी आपसे मैकेनिकल एनर्जी पूछ ले या टोटल एनर्जी पूछ ले, तब आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना होता है। ऐड। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सर उसके लिए लगाएंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने कहा बेटे इस फार्मूले में मास है तुम्हारे पास? सर यस, 2 kg दिया हुआ है। बेटे वेलोसिटी है? सर यस, 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 जूल। मैंने कहा बहुत अच्छे। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? सर पोटेंशियल के लिए ये रॉड जमीन से टच नहीं होनी चाहिए थी। नो, ऊंची भी हो सकती है। तो बच्चा कहता ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है mgh। तो मैंने कहा बेटे मास कितना पुट करोगे? सर दिया हुआ है तो। ग्रेविटी? सर ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेना हो तो 9.8 ले सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यही क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया होता ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून का सरफेस लिया होता, तो इस ग्रेविटी की वैल्यू मून के ऊपर अलग से लेनी पड़ती, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बच्चों को ये याद नहीं होती। ओके, तो अभी तो मैंने मून बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लूं। मैंने कहा बेटे हाइट क्या लोगे? सर हाइट आपने दी तो हुई है 4 मीटर। गलत। ये तो इसका नीचे वाला किनारा है 4 मीटर। ऐसे तो मैं ऊपर वाला किनारा ले लूंगा, तो ऊपर वाला किनारा कितना हो जाएगा? 4 + 3, 7 मीटर ले लूंगा ऐसे तो मैं हाइट। सर फिर क्या करें, कौन सी हाइट ले? बेटे जब हाइट पूरी लेंथ पे स्ट्रेच कर रखी हो, लेंथ पे, तब उस हाइट का मिड पॉइंट लेना पड़ता है। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की हाइट जमीन से कितनी, वो वाला एच यहां पुट करना पड़ेगा। सर वो कैसे निकालें? आपका मतलब ये 4 मीटर तो पूरा ही आएगा, और इस 3 मीटर का हाफ ले ले लेंथ का। मतलब आपका मतलब है 4 और हाफ, 5.5 मीटर लूं? आंसर इज यस। एक तरीका और भी है, कम से कम हाइट ले लो 4, ज्यादा से ज्यादा हाइट ले लो 7, दोनों को ऐड करके मीन हाइट निकाल लो। मीन हाइट वो भी आपकी 5.5 ही आएगी। तो उस हाइट को आपने उठा के यहां रखना, 5.5। ओके, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 11 × 10। तो आपको बोलना सर 110 जूल। मैंने कहा यस, पोटेंशियल एनर्जी 110 जूल, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 1 10, तो 111 जूल मैकेनिकल एनर्जी आई। देखो इसमें क्या बताया टीचर ने। तो टीचर एक ही क्वेश्चन में क्या क्या बता गया। मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी बोलते हैं, एक पॉइंट। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, दूसरा पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है, तीसरा पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता तो है, लेकिन उसमें प्रिकॉशन होती है। अगर यहां पर एक पत्थर होता, पत्थर, स्टोन, पॉइंट मास, तो वो ऐसे जाता हॉरिजॉन्टली, तब हमने हाइट को 4 मीटर ले लिया होता। लेकिन अगर मास पूरी लेंथ पे बिखरा हुआ हो, तब उसके मिड पॉइंट की हाइट लेनी होती है जमीन से। तो पोटेंशियल भी निकाल दी। फिर ये मीन हाइट का फार्मूला बताया, फिर ये बताया। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। बहुत अच्छे। अब लास्ट में डाउन डाउन, लास्ट में एक क्वेश्चन। जिन बच्चों को लगता है कि आज के लेक्चर में वाकई इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज हुई है, वो एक बार ऐसे करके दिखा।
शाबाश, एक बार ऐसे करके दिखा। देखो, तो डैफोडिल, डैफोडिल के फर्स्ट बेंच। थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आज आपको नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर का फार्मूले पता लगे, स्प्रिंग के फार्मूले पता लगे, फिर अगली बार नेक्स्ट बात करें। थैंक यू।